हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हमने बाल विकास के सिद्धांत के विषय में पढ़ा था। आज हम बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी कक्षाएं आपको और नई सूचनाएं जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की पहली अवस्था आती है हमारी प्रसव पूर्व, जिसे प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। ये 9 महीने या 280 दिन की होती है। इस अवस्था में जो ये अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है बाल विकास की, वो आती है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार जो भी होता है, मूल प्रवृत्तियां सब माता के ऊपर ही निर्भर होती हैं। ये तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था भी होती है और इसमें नैतिकता का अभाव रहता है, क्योंकि इस स्टेज में शिशु बहुत छोटा होता है। इसमें उससे नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता। फिर आती है हमारी पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये अवस्था 2 से 6 वर्ष तक रहती है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। दूसरों को देख देख कर इसमें बच्चा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा रहती है और इसे टॉय एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में ही वो खिलौनों के साथ खेलना आरंभ करता है। ये भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है और इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। अगली आती है उत्तर बाल्य अवस्था, लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक रहती है। इससे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में ही जो बालक होता है कक्षा स्कूल में प्रवेश लेता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है और स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट स्टेज भी कहा जाता है। इसे खेलों की स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित अधिक होती है। इसे टोली समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसके बाद आती है हमारी किशोरावस्था, जो 12 या 13 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक रहती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है और इसमें विषवलिंगी का आकर्षक ज़्यादा रहता है। इस अवस्था को ही स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना अधिक होती है। वीर पूजा की भावना अर्थात आइडल जिसे अधिक मानते हैं, आइडल मानते हैं, कोई भी आइडल मान लो, किसी का भी कोई भी आइडल हो सकता है। इसमें वीर पूजा की भावना रहती है। इस अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। और इसके बाद अब है हमारा इंटेलिजेंस, बुद्धि। इंटेलिजेंस जो है समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है और बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प भी करती है। और अगर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार की बात की जाए तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस। इसमें मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब है जिनका प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं। मतलब प्रत्यक्ष जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं उसे मूर्त बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैकेनिक, कारीगर मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण हैं। अगली आती है अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जो बुद्धि
हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे उदाहरण के लिए कवि, डॉक्टर, चित्रकार, इनकी सबकी अमूर्त बुद्धि है। अगली आती है हमारी सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, वो सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता होते हैं, व्यवसायी, समाज सेवी होते हैं, अध्यापक आदि होते हैं, उन सब की सामाजिक बुद्धि होती है। फिर 1916 में टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि का एक संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया कि वे सूत्र इस प्रकार से है कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 को करने से एक व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। इसमें उन्होंने विभिन्न स्तर दिए हैं, उनकी स्थिति दी है। जैसे यदि इस सूत्र का प्रयोग करने से किसी की 25 से कम आती है तो जड़ बुद्धि के अंतर्गत इडियट के अंतर्गत आता है। यदि किसी का आईक्यू लेवल 25 से 49 में आता तो मूढ़ बुद्धि वाला होता है। यदि 50 से 69 के बीच आता तो मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 के बीच आता है तो मंद बुद्धि, 70 से 79 के बीच आता है तो मंद बुद्धि, 80 से 89 के बीच आता है, 80 से 99 के बीच आता है तो सामान्य बुद्धि से नीचे, 90 से 109 के बीच आता तो सामान्य बुद्धि, यदि 110 से 119 के बीच में आता तो सामान्य बुद्धि से थोड़ा ऊपर, और 120 से 129 के अंतर्गत आता तो तीव्र बुद्धि, और 130 से 139 के बीच आता तो प्रखर बुद्धि। यदि 140 से अधिक आता तो प्रतिभाशाली, गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड जिसे कहते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। जो प्रतिभाशाली होते हैं वो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं अपने डिसीजन लेने में, और इनमें आत्म क्षमता अधिक होती है, और क्रिएटिव रचनात्मक आइडियाज़ इनके पास आते रहते हैं, और इनमें क्यूरियोसिटी होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाती, और इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। इसके बाद आता है बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। दूसरा सिद्धांत आया द्विकारक सिद्धांत। इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। ये दो तत्व है, पहला सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। एक को जी फैक्टर के नाम से और दूसरा एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये जो सामान्य तत्व जी फैक्टर का होता है, ये हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। जो दूसरा विशिष्ट तत्व होता है, दूसरों से अर्जित करने वाली होती है। फिर अगला कारक आया हमारे पास समूह तत्व कारक। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। फिर इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आए, हवर्ड गार्डनर। उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि अलग अलग दिशाओं में होती है। जैसे पहले आ गया, उन्होंने बताया कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से जो शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। फिर जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। फिर दूसरा आ गया हमारे पास तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिनमें ये अधिक होती है वो अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। फिर आती है हमारी स्थानिक बुद्धि। ये अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाते हैं। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, मूर्तिकार, चित्रकार
आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। फिर आती है शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। फिर संगीतात्मक आती है, इसके अंतर्गत जिनमें ये अधिक होती है वे सिंगर आदि बनते हैं। फिर आती अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए ये पता चलता है। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। फिर अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं वे खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और फिर आती प्रकृतिवादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो किसान आदि बनते हैं। फिर आता अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है इत्यादि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु संत और फिलोसफर बनते हैं। इसके बाद आलोचना की है कुछ मनोवैज्ञानिक ने। उन्होंने कहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं, मान्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। फिर उसके बाद आता त्रिआयामी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों में निर्मित होती है। पहली आती है विषय वस्तु, फिर आती है संक्रियाएं, फिर आती उत्पाद। ये 3 विषयों से बनी होती है। फिर आती त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया था। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को जो है 3 भागों में बांटा था। पहली आती अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है और अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। फिर आती है घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं। फिर संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करते हैं कि उसको अधिक से अधिक लाभ हो, और यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। फिर अगला विषय है हमारा अधिगम, लर्निंग। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है या अधिगम है। सीखना अनुकूलन की एक प्रक्रिया है और सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है और मानसिक प्रक्रिया है। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर होता है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है और प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं शामिल है। अब आता अधिगम वक्र। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव क्षमता आदि को किसी माध्यम या ग्राफ आरेख से
प्रदर्शित किया जाता है तो अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल रेखीय वक्र, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा उन्नतोदर वक्र, इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है लेकिन उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। फिर आता है नतोदर अधिगम वक्र, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। फिर मिश्रित अधिगम वक्र, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। ये वक्रों के उन्नोत्तर व नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप है। फिर आता अधिगम पठार। अधिगम पठार, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना अवनति। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है। फिर आते शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला आता हमारा स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। ये हर्वर्ट ने दिया था। इस स्तर में बच्चे रटने पर अधिक बल देते हैं और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। अगला आता है समझ बोध स्तर। यह मोरिसन ने दिया था। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। इस स्तर में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है वो नियम सिद्धांत बताए जाते हैं और इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। फिर अंतिम आता है हमारा चिंतन स्तर। ये शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इससे पहले बच्चों को विभिन्न नियमों सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का विषय, इंटेलिजेंस, बाल विकास की अवस्थाएं। तो कल हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण के विषय में। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुंच सकें और जो भी नई सूचनाएं हों वो आप तक पहुंच सके।